हेलो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में हम अगला वीडियो लेके आने वाले हैं। अभी तक के हमने 1813 तक के अधिनियम को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1833। तो 1833 का जो अधिनियम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके पहले जो हमने पढ़ा था 1813 का, वो भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों एक्ट से, इन दोनों अधिनियमों से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि 1813 में जो था, उसमें जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें कम किया गया था, और उसके बाद जो चार्टर अधिनियम आया था 1833 का, उसमें क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे पूर्णतः समाप्त कर दिया का अर्थ यह है क्योंकि 1813 में कम करने के बावजूद भी, क्या व्यापारिक एकाधिकार कम करने के बावजूद भी 3 ऐसे व्यापार छोड़ दिए गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। कौन सा? चीन, चाय और अफीम का। बस इन्हीं 3 व्यापारों में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बरकरार था। फिर इसी को ख़त्म करने के लिए 1833 में यह निर्णय लिया गया ब्रिटिश संसद द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को हम पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में हम पहला देख रहे हैं भारत अधिनियम, चार्टर एक्ट है 1833 का। इसे सेंट हेलिना अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं अभी देख लेते हैं। देखिए, आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे वर्ष 1833 में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश स्वामित्व के क्षेत्र में प्रशासन को सुधारने हेतु बनाया गया था। देखिए, प्रशासन को सुधारने हेतु बनाया गया था। देखिए, ये जो है सेंट हेलिना, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भारत में यह अधिनियम आया था, लेकिन उसके पहले ही, ये आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के पास ये छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा सा आइलैंड है। ये आइलैंड का नाम है सेंट हेलिना। तो उसके पहले क्या हुआ था कि सेंट हेलिना में ये अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो ये जो अधिनियम था वह पूरा का पूरा उठा के भारत में शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत के लिए लागू कर दिया गया। इसलिए इस अधिनियम को सेंट हेलिना भी कहते हैं। बुक्स में जनरली नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1833 का जो अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट, उसे सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। तो इसके प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं हम। तो इसके प्रमुख प्रावधान थे, इसने, देखिए पहला लिखा हुआ है, पहला प्रावधान इसका देखते हैं। लिखा है, इसने भारत के गवर्नर जनरल, किसके गवर्नर जनरल? इसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, देखिए भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल को नया स्वरूप दिया। इस प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के आखिरी में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो क्या बन गया? अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का गवर्नर जनरल बन गया। देखिए, ये जो पहले गवर्नर जनरल था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद होगा। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं पहले के कुछ अधिनियमों में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि पहले से गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। लेकिन 1773 में वो बन गया क्या? गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का। तो इसके तहत क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के भी शक्तियाँ मिल गई। उनके कानून निर्माण की क्या मिल गई? उनको शक्तियाँ मिल गई, पावर मिल गई। ठीक। तो इस प्रकार से 1773 में पहले क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या बन रहा है 1833 में? भारत का गवर्नर जनरल। क्या बन रहा है? भारत का गवर्नर जनरल। तो देखिए ध्यान से, एक बार और समझ लेते हैं इसको। 1773 है, ठीक, 1773 में क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल, शॉर्ट फॉर्म। ठीक। फिर इसके आगे क्या हो गए? वे बन गए भारत के। ठीक। कहाँ के बन गए? भारत के गवर्नर जनरल बन गए। कब?
1833 में। जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो इनके पास कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 थी। आप बताइए, जब भारत के बन गए हैं तो पूरे भारत के जो नियम कानून बनाने यानी निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए यहाँ पे क्या केंद्रीकरण नहीं हो रहा है? केंद्रीकरण हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे केंद्रीकरण की शुरुआत है ये। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये वाला प्रावधान समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रावधान है, इसने बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को उनकी विधायक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उनकी परिषद को भारत परिषद का रूप से जाना जाता था। देखिए यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली बार भारत सरकार का जो शब्द का प्रयोग हो रहा है वो यही हो रहा है। गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायक शक्ति प्रदान की गई। देख लीजिए अब क्या होता है, जो राज्यपाल वगैरह थे इनकी क्या कर दी, शक्तियाँ खत्म कर दी गई। इन्होंने क्या किया कि अब सर्वा जो होंगे वो गवर्नर जनरल ही होंगे। कौन होंगे? गवर्नर जनरल ही होंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल की सरकार थी इनकी, देखो गवर्नर जनरल बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो व्यापार कर रही थी, दूसरा शासन कर रही थी। ठीक, तो व्यापार और शासन करने के साथ साथ व्यापार तो खत्म हो चुका। ठीक, अब इनके पास क्या बचा? शासन बचा। शासन बचा मतलब सरकार है ना? सरकार है। तो सरकार किसकी? गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल की सरकार को यहाँ पे भारत सरकार नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारत सरकार नाम दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार नाम दिया गया और इन्हीं की परिषद को क्या कह दिया गया? भारत परिषद का रूप दे दिया गया। ये परिषद कब बनी थी? ये परिषद बनी थी 1773 में। ये परिषद, इसके भी थोड़ा सा इतिहास में हम देख लेते हैं। 1773 में बनी थी परिषद। क्या बनी थी? परिषद। ठीक, ये जो परिषद बनी वो कितने सदस्यों की थी? 4 सदस्यों की थी। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें जो परिषद थी इनमें संख्या क्या हो गई? 3 हो गई, 1 को कम कर दिया गया था। तो ये वही परिषद है जिसका नाम हमने क्या रख दिया है? भारत परिषद। और जो गवर्नर जनरल की सरकार है उसे हमने क्या नाम दिया? भारत सरकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत सरकार शब्द का प्रथम प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? तो आप बताएंगे 1833 का, या सेंट हेलिना। और भारत परिषद शब्द का प्रयोग तो आप क्या बताएंगे? 1833। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 2 प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसमें तीसरा प्रावधान क्या लिखा हुआ है कि इसने एक व्यक्ति के निकाय के रूप में, इसने एक व्यावसायिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। देखिए, गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। विशेष रूप से कंपनी ने चीन और सुदूर पूर्व अन्य हिस्सों के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया। देखिए 1813 में यही बात हुई थी कि उनके जो व्यापारिक और व्यावसायिक अधिकार थे, उन्हें क्या किया कि व्यावसायिक जो अधिकार थे उन्हें कम कर दिए गए, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकार थे वो बरकरार थे। लेकिन 1813 में व्यापारिक अधिकारों को कम करने के बावजूद भी 3 ऐसे व्यापार थे जिनमें उनका एकाधिकार अब भी बरकरार था। एकाधिकार का मतलब यही होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी उस चीज़ का व्यापार नहीं कर सकेगी। तो अभी भी चीन, अफीम और चाय के साथ व्यापार एकाधिकार था। लेकिन 1833 में आते आते यह अधिकार को भी क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो ख़त्म ही हो गया। मतलब उनका जो पूरा ख़त्म कर दिया गया। यानी अब वे सिर्फ प्रशासनिक निकाय बन के रह गया, मतलब प्रशासन संभालिए। ठीक है, ये वाला भी आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं
दूसरा प्रावधान क्या है? इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि इस प्रावधान को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद नकार दिया गया, जो कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने के विशेषाधिकार को रखता था। 1833 के आखिरी में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये तो हमने अभी पहले ही बता दिया था कि भारत का गवर्नर जनरल पहले कौन बना? विलियम बेंटिक बने। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने थे। अब देखते हैं आगे की। ये हो गया। इसके बाद क्या था कि 1833 में ये जो बात कह रहे हैं कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह लंदन में होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, भारत में जो 1833 अधिनियम की एक धारा थी, धारा 87, 1833 की एक धारा थी जिसका नाम था धारा 87। इसके तहत क्या था कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के चयन में जो प्रतियोगी हैं उनमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जाति, वर्ण और रंग भेद के आधार पर इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यह धारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नागवार गुजरी। इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने के बाद क्या हुआ कि इतना विरोध बढ़ गया कि यह धारा को समाप्त करना पड़ा। यह धारा को कैसे करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। तब ही भारतीयों को एहसास हुआ कि हम वाकई गुलाम हैं। इसी समय भारतीयों को एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। यही वो समय था जब भारतीयों को एहसास हुआ कि हम गुलाम थे। इसके पहले उनको कोई एहसास नहीं था। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस धारा का विरोध किया और यह भेदभाव वाली प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा, तब जो हमारे भारतीय थे उनको ऐसा लगा कि सही में हम गुलाम हैं। इसके बाद एक था गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया था। एक नया सदस्य जोड़ा गया था जो कि 1784 में कम कर दिया गया था। उस कम किए गए सदस्य में एक सदस्य और जोड़ा गया जिसका नाम था विधि सदस्य। तो विधि सदस्य जो था वो अस्थायी था। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। वो जो विधि सदस्य था वो जो परिषद, देखिए परिषद कितने सदस्यों की थी? 4। आगे जाके कितने की हो गई? 3। अब 1833 में कितने की हो जाएगी? पुनः 4। लेकिन ये जो चौथा सदस्य है, वो विधि सदस्य है। तो विधि सदस्य है, कौन है? विधि सदस्य। विधि सदस्य के रूप में कौन आए? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में अस्थायी तौर से भारत आए। तो इन्होंने जो है मैकाले संहिता का निर्माण भी किया है, जो आगे जाके हमारी आईपीसी की धारा बनती है, 1860 का रूप ले लेगी। उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो आईपीसी की जो धारा है वो इन्हीं की देन है। तो लॉर्ड मैकाले जो थे विधि सदस्य थे। इन्होंने जो बहुत अच्छे काम किए भारतीय, जब ये विधि सदस्य बन के आए तो इन्होंने भारतीय विधि आयोग का भी गठन किया, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक नया सदस्य कब जुड़ा? 1833 में। और इसका नाम क्या था? विधि सदस्य, जो कि अस्थायी था, स्थायी नहीं था, अस्थायी था। इन्हें कभी भी हटाया जा सकता था। तो अस्थायी रूप से विधि सदस्य बन के कौन आए? लॉर्ड मैकाले आए। ध्यान रखिएगा, कौन आए? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यहाँ तक कि आपको कहानी ख़त्म हो गई होगी। और आई थिंक आपको यह एक्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।